हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 14 अपील्स एंड रिवीजन। और ये सारे जो रिवीजन ऑडियोज़ हैं वो नवंबर 24 जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए रेलेवेंट है। तो शुरू करते हैं। अपील्स एंड रिवीजन के लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है। सबसे पहले आती है एडजुडिकेशन अथॉरिटी, फिर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी आती है, उसके बाद फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। सेक्शन 107 से आता है शुरू की। सबसे पहले तो हम अपील करते हैं टू अपेलेट अथॉरिटी जो हमारी है। तो हम लोग वहाँ पे कौन सा मतलब है ना ऑर्डर लेके जाएंगे। तो एनी अपील अगेंस्ट द एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिसीजन या ऑर्डर पास किया है, डीओ पास किया है अंडर द CGST एक्ट या फिर कुछ भी, तो वो जो भी होता है ना उसके अगेंस्ट में हम अपील करते हैं एपेलेट अथॉरिटी को, AA को। तो ये हमारा ऐसा होता है। और उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? टाइम लिमिट है एप्लीकेंट के लिए 3 मंथ्स और डिपार्टमेंट के लिए होती है 6 मंथ्स। डिपार्टमेंट को ज़्यादा टाइम देते हैं और एक्सटेंशन जो है वो दोनों में 1 मंथ का एक्सटेंशन होता है। फॉर्म ऑफ अपील टू AA बाय द एग्रीड पर्सन टैक्स पेयर जो है, डेट ऑफ फाइलिंग अपील। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्रीड पर्सन कैसे करता है। तो ये जो फॉर्मेट है वो हम लोग समझ लेते हैं। अपील जो एग्रीड पर्सन फाइल करता है, हमने बताया कि 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन या ऑर्डर है, तो वो करता है फॉर्म GST APL 01 इलेक्ट्रॉनिकली करता है अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रोविजनल। फिर उसके बाद क्या है, एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो इशू कर दिया जाता है एपेलेंट, जो जिसने अप्लाई करा है इमीडिएटली उसको एपेलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रोवाइडेड दैट एन अपील टू द AA में भी फाइल मैन्युअली भी करा जा सकता है फाइल। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। और अगर आपको मैनुअली करना है तो भी आप फॉर्म GST APL 01 में कर सकते हैं। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ कमिश्नर को हमने नोटिफाई कर दिया है और द सेम कैन नॉट बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर टू बी अपील्ड अगेंस्ट ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है वो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली एपेलेंट को इशू कर देंगे। सब्सिक्वेंटली व्हेन द डिसीजन और ऑर्डर जिसको हम लोगों ने अपील अगेंस्ट किया है वो अपलोडेड हो जाता है कॉमन पोर्टल में, तो वहाँ पे क्या होता है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है जिसमें कि इंडिकेट करता है अपील नंबर दैट शैल बी इशूड बाय द AA और एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो आता है वो आता है फॉर्म GST APL 02 में। और डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो होती है, जब हमारा पहले हमने अप्लाई करा था तो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की डेट है उसको हम लोग मानेंगे डेट ऑफ फाइलिंग द अपील। हाउएवर अगर डिसीजन और ऑर्डर जो हमने अपील अगेंस्ट किया है वो नहीं अपलोड होता है कॉमन पोर्टल पे, तो एपेलेंट क्या करेगा, सबमिट करेगा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेट डिसीजन और ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST APL 01। यानी कि जब उसने वो फॉर्म फाइल किया, कॉमन पोर्टल पे नहीं आया, तो वो क्या करेगा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 7 दिन के अंदर कर देगा। और फिर जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट है जिसमें अपील नंबर वगैरह है वो अपेलेंट अथॉरिटी जो है, अपेलेट अथॉरिटी या फिर जो भी ऑफिसर है वो उसको इशू करेगा फॉर्म GST APL 02 में। और जो डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है उसे कोई डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील करेंगे। और जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी है ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर, अगर वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 7 दिन में नहीं दी है जिसने अपील मतलब फाइल करी है, तो डेट ऑफ सबमिशन जो है जब वो सबमिट करेगा ना सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, अगर 7 दिन में वो कर देता है तो क्या हो जाएगा, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है उसी को डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील ले लेंगे। लेकिन अगर वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है वो नहीं सबमिट करता है विद इन 7 days, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। एंड देन ओनली द अपील शैल बी ट्रीटेड एज ओनली व्हेन द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड। फाइनल एक्नॉलेजमेंट होगा तभी तो अपील को इशू मानेंगे। तो ये सारा था कि एग्रीड पर्सन जब करता है तब हम लोग क्या करते हैं। लगभग सेम प्रोसीजर है डिपार्टमेंट के लिए कि फॉर्म ऑफ अपील टू AA की अपील लेना है, AA के फाइल कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम है कि एप्लीकेशन जो है टू AA दैट शैल बी फाइल्ड विद इन, यहाँ पे 6 months का टाइम देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर। और यहाँ पे जो है वो फॉर्म नंबर है 03, यानी कि फॉर्म GST APL 03। एग्रीड पर्सन का था GST APL 01। तो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ करेंगे। और यहाँ पे भी क्या है,
प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो एपेलेंट को इमीडिएटली इशू हो जाता है। प्रोविजनल वाला तो उसी टाइम दिया दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी जो है अपील जो है एएबी को जो देना है, डिपार्टमेंट भी मैनुअली कर सकता है और उसका फॉर्म भी सेम है, जीएसटी एपीएल 03 डॉक्यूमेंट से करेगा। तो सेम प्रोसीजर की कमिश्नर को नोटिफाई कर दिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन पोर्टल पे नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट तो दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद इसके बाद क्या होता है, प्रोविजनल को देने के बाद डिसीजन ऑर्डर जिसको अपील अगेंस्ट किया है वो अगर कॉमन पोर्टल पे अपलोड हो जाता है अगर, तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है जिसमें अपील नंबर वगैरह दिया जाता है, तो वो हमारा आता है जीएसटी एपीएल 02 में। यानी कि दोनों के केस में क्या है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म जीएसटी एपीएल 02 है, और यहाँ पे भी अगर अपलोड हो गया कॉमन पोर्टल पे तो डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो है उसको हम लोग क्या मानेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। लेकिन अगर डिसीजन और ऑर्डर जो है वो अपलोड नहीं हुआ कॉमन पोर्टल पे, तो एपेलेंट क्या करेगा, सबमिट करेगा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑन ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 डेज में वही यहाँ पे भी सेम 7 डेज में करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एपीएल जीएसटी एपीएल 03। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी 7 दिन में अगर उसने फाइल कर दिया तो वहाँ पे फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो है, जो कि अपील नंबर वगैरह सब बताएगा, वो इशू कर देगा एए और द ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिम, और डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील कर देंगे। लेकिन अगर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 7 दिन में नहीं सबमिट करी है तो क्या होगा, तो डेट ऑफ सबमिशन जो हम लोग कॉपी जब सबमिट कर रहे हैं तब उसको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मान लेंगे। फिर है विड्रॉल ऑफ अपील। तो एपेलेंट जो है कब विड्रॉ कर सकता है, एट एनी टाइम बिफोर द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और बिफोर द इशुएंस ऑफ द ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर इन अपील विच एवर इज अर्लियर। जो भी इसमें से पहले है तब तक वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपील फाइल्ड इन द जीएसटी एपीएल 01 या 03। तो एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल करेगा, और विड्रॉल किस में करेगा, फॉर्म एपीएल 01 या 03 डब्ल्यू में। लेकिन यहाँ पे है कि वेयर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो इशू हो गया है जीएसटी एपीएल 02 में, तो जो विड्रॉल है वो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एए, वहाँ से एए की अप्रूवल भी लगेगी, और जो एप्लीकेशन है वो है ना एए डिसाइड करेगा विद इन 7 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। और फर्दर अगर कोई भी फ्रेश अपील फाइल करता है एपेलेंट विड्रॉल के बाद, तो वो वहाँ पे सेम टाइम लिमिट लगेगी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। अपील प्रोसेस जो है एए के साथ, तो एए को क्या एडवाइजरी टाइम लिमिट दिया गया है यहाँ पे कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। तो वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, फर्दर इंक्वायरी करेगा, पास ऑर्डर करेगा, ऑर्डर इन अपील, जिससे कि वो क्या कर सकता है, सीएमए कन्फर्म मॉडिफाई और एनल द डिसीजन ऑर्डर या अपील अगेंस्ट। तो यहाँ पे कुछ प्री डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है, अपील ऐसे ही नहीं कर सकते, पैसा देना पड़ेगा। तो नो अपील शेल बी फाइल्ड बिफोर द एए अनलेस द अपेलेंट हैज पेड, कुछ पैसा देना पड़ेगा। फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फाइन फी पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द इम्पग्ड ऑर्डर एज इज एडमिटेड बाय हिम। जो अमाउंट उसने एडमिट कर लिया है वो तो पूरा अमाउंट देना पड़ेगा टैक्स इंटरेस्ट वगैरह का, प्लस उसको देना पड़ेगा सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट वाला अमाउंट है उसका 10% देना पड़ेगा अराइजिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ और 50 करोड़ रुपीज़ है आईजीएसटी में। तो मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, और प्रोवाइडेड है नो अपील शैल बी फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर 129 अनलेस अ सम इक्वल टू 25% हैज बीन पेड बाय द एप्लीकेंट। यहाँ पे जो है अगर 129 वाला ऑर्डर है, पेनल्टी वाला है, तो फिर 25% ऑफ द पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एपेलेट अथॉरिटी जिसको हम लोग फाइल कर रहे हैं, डीओ जिसके लिए हम लोग अपील अगेंस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे अथॉरिटी कौन सी होएगी, अगर अपील जो है वो हम लोग किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, जो हमारा डिसीजन और ऑर्डर है वो पास करा है एसीजेसी ने, तो हमारी अथॉरिटी कौन सी होगी, एसीजेसी से बड़ा कौन होता है, कमिश्नर ऑफ अपील्स। और अगर जो डिसीजन है ऑर्डर जिसके लिए हम लोग को अपील अगेंस्ट करना है, अगर वो फाइल करना है तो वो पास करा है अगर डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर या फिर सुपरिटेंडेंट ने, तो इनसे जो बड़ा ऑफिसर होता है तो वो है जॉइंट कमिश्नर। तो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील्स उनको फाइल कर सकते हैं। पावर्स ऑफ द रिविजनल अथॉरिटी, रिविजनल अथॉरिटी क्या है कि ऑर्डर्स को रिवाइज कर सकती है। तो कौन से ऑर्डर्स को रिवाइज करेगी, ऑर्डर पास बाय इट सुबॉर्डिनेट ऑफिसर, जो भी सुबॉर्डिनेट है उनके कर सकते हैं ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द केस रिकॉर्ड। अगर आर्य का व्यू है कि डीओ जो भी हमने पास करा है, डिसीजन या ऑर्डर पास करा है बाय एनी ऑफिसर सुबॉर्डिनेट टू हिम, वो क्या है, एरनियस है एज इट इज़
प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर इलीगल इम्प्रॉपर है एंड हैज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट द मटेरियल फैक्ट भी नहीं लिए हैं, एररनेस है, तो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। एंड जो आ रहे हैं रिविजनल अथॉरिटी वो नहीं करेगी एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिविजन इफ द ऑर्डर जिसको हमने सॉट टू बी रिवाइज है दैट हैज मीन्स अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर ए ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जिसको रिवाइज करना है वो पहले से हमने और अपील उसकी कर रखी है, या फिर पीरियड ऑफ 6 months हैज़ नॉट yet expired और more than 3 years have expired after द पासिंग ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर जिसको हम लोग को रिवाइज करना है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 ईयर से ज़्यादा हो गए तो हम लोग उसको रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है कि मोर देन 3 years हैव एक्सपायर्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर। और पीरियड ऑफ 6 months की बात करें फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर दैट हैज़ नॉट येट एक्सपायर्ड, तो वो इसलिए बोला है कि 6 months का टाइम इसलिए दिया गया है कि अगर किसी को अपील करना है तो वो कर सकता है, किसी ने नहीं किया 6 months भी एक्सपायर हो गए अब हम कर सकते हैं, यानी कि 6 months से 3 years का टाइम है उसके बीच में रिविजन हो सकता है। या फिर द ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट एन अर्लियर स्टेज, पहले भी किया है, या फिर जिसको रिवाइज करना है दैट इटसेल्फ इज़ अ रिविजनल ऑर्डर, यहाँ पे रिविजन नहीं हो सकता है। जो रिवीजन अथॉरिटी है मे स्टिल पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज़ नॉट बीन रेज एंड डिसाइडेड इन एनी अपील, पहले उसको रेज नहीं किया, डिसाइड भी नहीं किया इन एनी अपील बिफोर ए ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो कब कर सकता है, उसकी टाइम लिमिट है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच अपील, यानी कि 1 year फ्रॉम द अपील ऑर्डर जब आया है तब से, या फिर और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल ऑर्डर विच एवर इज लेटर, तब तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और एक्सक्लूजन यहाँ पे क्या आएगा टाइम लिमिट में, time spent between date of decision of the appellate tribunal and the date of the decision of the high court or the date of the decision of the high court or date of decision of supreme court, तो ये भी हमारा जो टाइम स्पेंड आया इन बिटवीन वो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे इन कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ द 3 years। ऑफिसर ऑथराइज एज रिवीजन अथॉरिटी, कौन रिवीजन अथॉरिटी बनेगा, तो जो भी यहाँ पे रिवीजन अथॉरिटी मतलब बड़ी अथॉरिटी यहाँ पे होगी, तो जैसे हमने पहले बताया था कि जो भी ऑर्डर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने पास करे हैं तो उसके लिए कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, और जो भी ऑर्डर है ना डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट या फिर सुपरिटेंडेंट ने करे हैं उसके लिए कौन हो जाएगा, एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर जीएसटी लॉज जो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 चीज़ें आती हैं उसमें, एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन हियर दी अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय, तो जो एक तो होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल और दूसरा होता है बेंचेस। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो किसके लिए, ऑर्डर अगेंस्ट किसके लिए देखा जाता है, एपेलेट अथॉरिटी या फिर रिवीजन अथॉरिटी के लिए, और बेंचेस जो है उसमें होती है प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस हियर ऑफ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन कैसे क्या आता है, तो गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल वो क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि हियर करेगा अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द एपेलेट अथॉरिटी और रिवीजन अथॉरिटी। तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो किसकी अपील देखता है, वो देखता है अगेंस्ट द ऑर्डर बाय, जिसने किसने ऑर्डर के अगेंस्ट मतलब वो देखा जाता है, तो ये देखता है एपेलेट अथॉरिटी या फिर रिवीजन अथॉरिटी की, क्योंकि एपेलेट ट्रिब्यूनल से जो छोटे हैं। एंड द जुरिसडिक्शन पावर्स और अथॉरिटी जो है दैट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रिंसिपल बेंच एंड द स्टेट बेंच। तो इसमें कंपोजिशन किसकी आ जाएगी, मतलब कि इसी में पावर किसको दी है, प्रिंसिपल और स्टेट बेंच को दी है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसमें प्रिंसिपल बेंच आता है और एक होती है स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच में क्या है, प्रेसिडेंट है, जुडिशियल मेंबर है, टेक्निकल मेंबर सेंटर का है, टेक्निकल मेंबर स्टेट का है। स्टेट बेंच में क्या है, 2 जुडिशियल मेंबर हो गए और यहाँ पे भी सेम टेक्निकल मेंबर सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का। तो जुरिसडिक्शन की बात करें तो जो प्रिंसिपल और स्टेट बेंच है वो क्या करेंगे, शेल हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर विच आर पास बाय द एपेलेट अथॉरिटी और द रिवीजन अथॉरिटी। हाउएवर द केसेस जहाँ पे कोई भी इशू इन्वॉल्व है जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई वाला इशू हमेशा हर्ड ओनली बाय द प्रिंसिपल बेंच, वही कर सकता है। सिंगल मेंबर बेंच की बात करें तो द केसेस जो कि क्या करेगा, कैन बी हर्ड बाय अ बेंच विच इज़ कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ सिंगल मेंबर। तो वो अगर ये सारी कंडीशंस हैं कि सिंगल मेंबर से कैसे हम लोग करवा सकते हैं, तो जो छोटे मोटे केसेस हैं कि जहाँ पे टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व और द अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी है
that does not exceed rupees 50 lakh, या फिर मैटर डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट भी ले ली है, या फिर कोई भी कंडीशन है, वहाँ पे सिंगल मेंबर क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। मेजॉरिटी रूल यहाँ पे लगता है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कैसे कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेंबर्स के बीच में, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे रेफर करेगा केस फॉर हियरिंग वेयर द अपील, पहले तो अगर है ना पहला केस है जहाँ पे अपील ओरिजिनली हर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ स्टेट बेंच की बात करें तो वो किसको रेफर करेगा, टू अनदर मेंबर ऑफ अ स्टेट बेंच, और अगर कोई भी ऐसा नहीं है अदर मेंबर तो टू अ मेंबर ऑफ ए स्टेट बेंच इन अनदर स्टेट, तो दूसरे स्टेट के मेंबर को हम लोग रेफर करेंगे। और दूसरा केस है कि अपील जो ओरिजिनली हर्ड करी थी बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसिपल बेंच, तो वहाँ पे भी टू अनदर मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल बेंच वाले को दूसरे मेंबर को बोलेंगे, और अगर नहीं है कोई मेंबर तो मेंबर नहीं है तो मेंबर ऑफ द स्टेट बेंच को यहाँ पे रेफर करेंगे। तो केसेस जो है मेजॉरिटी बेसिस पे होगा, मतलब कि इंक्लूडिंग द ओपिनियन ऑफ द मेंबर हु फर्स्ट हर्ड द केस प्रीवियसली, जिन्होंने प्रीवियसली हर्ड करा उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स और केसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, तो प्रेसिडेंट है शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा द बिजनेस ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल अमंग द बेंचेस एंड मे ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर विद इन द स्टेट ब्रांचेस, उनको नोटिफाई करेंगे दैट हु शैल एक्ट एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर सच स्टेट ब्रांचेस एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से उसी के लिए करेगा जहाँ पे प्रिस्क्राइब है, लेकिन अदर पर्पस के लिए क्या करेगा, जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर है उसको मेंबर ही माना जाएगा। एंड गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, मेंबर्स को भी ट्रांसफर कर सकता है वन बेंच से अनदर बेंच। लेकिन टेक्निकल मेंबर जो है टेक्निकल मेंबर स्टेट वाला ऑफ अ स्टेट बेंच मे बी ट्रांसफर टू अ स्टेट बेंच, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी स्टेट बेंच में, लेकिन ओनली ऑफ द सेम सीट, एक ही सीट में इन विच ही वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि टेक्निकल मेंबर क्या है अलग चीज़ है, उसको सेम सीट में ही करेंगे। और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रेंडर द प्रोसीडिंग्स इनवैलिड, कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग्स जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल की शैल बी क्वेश्चन और इनवैलिड नहीं होएगी मेरली ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी या डिफेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ भी इनवैलिड नहीं मानेंगे। एंड प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स जो हैं क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो सब हमने बता दिया है यहाँ पे। प्रोसीजर बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, अभी हम लोग एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उससे वो बाउंड नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्टेन मैटर, जहाँ पे क्या आ जाएगा, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एनफोर्सिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट्स एट्सेट्रा। एपेलेट ट्रिब्यूनल की सेम पावर है एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और जो भी प्रोसीडिंग्स जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल की उनको हम लोग डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 193 वगैरह वगैरह ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के देखते हुए उसको डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानेंगे अंडर द इंडियन पेनल कोड। ये भी ध्यान रखना एमसीक्यू में आ जाता है। सारी चीज़ें हमने बात कर ली, लेकिन टाइम लिमिट की बात करते हैं कि एपेलेट ट्रिब्यूनल को कब कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगभग सेम ही है, अग्रीड पर्सन का 3 मंथ्स है, डिपार्टमेंट का 6 मंथ है फ्रॉम द ऑर्डर डेट, और यहाँ पे सिर्फ अग्रीड पर्सन को क्या है एक्सटेंशन देंगे 3 मंथ्स एक्सटेंशन इफ सफिशिएंट कॉज हमें बता दी है। तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रिफ्यूज़ टू एडमिट एन अपील, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है, कब करेगा, अगर जब भी टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व है, या फिर आईटीसी और ये वगैरह फ़ी पेनल्टी जो है वो अगर 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपील को एडमिट कर लेगा। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस क्या होता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस दैट एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एपेलेंट, तो जो पार्टी जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल करी है, द पार्टी अगेंस्ट होम द अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है वो क्या करेगा, विद इन 45 डेज मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा, एंड द ट्रिब्यूनल जो है कैन कंडोन द डिले ऑफ अप टू 45 डेज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर वो सेटिस्फाई है कि सफिशिएंट कॉज है, तो यानी कि 45 + 45 डेज होता है और रिस्पोंडेंट फाइल करेगा। फीस फॉर फाइलिंग द अपील और रिस्टोरेशन ऑफ द अपील जो है वो कितनी है, ₹1000 फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, और डिफरेंस इन द टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, और द अमाउंट ऑफ फाइन पी और पेनल्टी। लेकिन जो फीस है ₹1000 फॉर एवरी 1 लाख तो बता दी, लेकिन दैट द फीस शैल नॉट एक्सीड ₹25,000, मतलब मैक्सिमम फीस 25,000 है, एंड दे शैल बी नो फी फॉर एप्लीकेशन मेड बिफोर द
अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है तो कोई फीस नहीं लगेगी। और यहाँ पे मैंडेटरी जो प्री डिपॉजिट हम करते हैं, ये फीस तो हमारी अलग थी जो हमने अभी बताई 1000 और फॉर एवरी 1 लाख और मैक्सिमम 25,000। इसके अलावा हम लोग प्री डिपॉजिट करते हैं जो कि हमने पहले भी करा था। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अपील जब फाइल करेंगे तभी वो होगी फुल अमाउंट ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट फी जो भी है, तो वो एडमिटेड बाय हिम, जो उसने एडमिट करा है वो तो फुल, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 20% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट इन एडिशन टू द अमाउंट डिपॉजिट बिफोर द ए। मतलब कि जो हमने पहले ए को डिपॉजिट करा था उसके एडिशन में ये है, तो 20% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹50 करोड़। वहाँ पे था मैक्सिमम 25 करोड़ और मैक्सिमम 50 करोड़ किसका है, CGST SGST का है, ₹100 करोड़ है IGST में। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल है जो, तो ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग द बोथ ऑफ द साइड्स, तो वो क्या करेगा, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल भी कर सकता है डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट। और वापस ये क्या कर सकता है, ये एक और चीज़ कर सकता है, CA में तो वो AA भी कर रहा था, लेकिन ये कर सकता है रेफर द केस बैक टू द AA और RA रिविजनल अथॉरिटी को भी कर सकता है, और टू द ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनको भी रेफर बैक कर सकता है। ट्रिब्यूनल अगर सफिशिएंट कॉज दिखाई जाती है तो कितनी एडजर्नमेंट्स दे सकता है, ग्रांट अप टू 3 एडजर्नमेंट्स टू हियरिंग ऑफ अपील। एंड एडवाइजरी टाइम लिमिट यहाँ पे भी सेम दिया है कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील, तो डिसाइड कर सकता है। और फाइनल और बाइंडिंग ऑन द पार्टीज है, अनलेस जो डिस्प्यूट है वो क्या है, हायर अपीलेट फॉरम में लिया है, तो ऑर्डर जो है वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात हम करें तो वो क्या है कि ट्रिब्यूनल जो है करेक्ट कर सकता है इट्स ओन ऑर्डर फॉर एनी अपेरेंट मिस्टेक बट इट हैज़ नो पावर ऑफ रिव्यू, तो करेक्ट कर सकता है। द ट्रिब्यूनल में अमेंड द ऑर्डर पास बाय इट टू रेक्टिफाई द एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर ये जो एरर है वो नोटिस किया है बाय इट्स ओन अकॉर्ड और इट्स ब्रॉट टू द नोटिस बाय द कमिश्नर और SGST UTGST commissioner or the other party to the appeal within a period of 3 months from the date of order, मतलब 3 months के अंदर अगर ये चीज़ आई है तो वो अमेंड भी कर सकता है। एंड नो अमेंडमेंट, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं देंगे विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एनहेंसिंग एन असेसमेंट और रिड्यूसिंग अ रिफंड ऑफ ITC और अदरवाइज इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ द अदर पार्टी शैल बी मेड अनलेस द पार्टी जो है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं असेसमेंट या रिफंड कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि सामने वाले का हम लोग नुकसान कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ द एडिशनल एविडेंस बिफोर द AA एपेलेट अथॉरिटी और AT एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे आता है कि एपेलेंट वैसे तो नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर द AA और ट्रिब्यूनल एनी एविडेंस वेदर ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो अदर देन द एविडेंस विच इज प्रोड्यूस बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द AA और द केस में भी। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे है कि जहाँ पे एडिशनल एविडेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कब वो अलाउड करेंगे, वेयर द AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द केस में भी, यानी कि AA या AT है। तो यहाँ पे क्या है, AA ने क्या करा, रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड, बट उसने एडमिट नहीं किया। सेकंड है वेयर द एपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस, मतलब उसको रोक दिया, वो कर नहीं पाया, विच ही वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द केस में भी, मतलब उसको रोक दिया, उसको सबूत देने नहीं दिया। थर्ड है वेयर द एपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर द AA और द केस में भी विच इज रेलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील। ऐसा एविडेंस वो नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे ये कि एपेलेंट खुद ही प्रिवेंट हो गया कि वहाँ पे वो नहीं प्रोड्यूस कर पाया कोई भी एविडेंस जो कि रेलेवेंट है ग्राउंड ऑफ अपील के लिए। और फोर्थ है कि वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द केस में भी, यहाँ पे क्या है, द AA हैज़ मेड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द एपेलेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है एपेलेंट को टू प्रोड्यूस एविडेंस रेलेवेंट टू द एनी ग्राउंड ऑफ अपील। तो यहाँ पे क्या है, वो एडिशनल एविडेंस कर सकता है। और सिंपल सी बात है कि नो एडिशनल एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस AA या फिर AT है रिकॉर्ड्स इन राइटिंग द रीजन फॉर इट एडमिशन। तो ये 4 केस हैं, वहीं पे ही हम लोग क्या है, एडिशनल एविडेंस है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अपील टू द हाई कोर्ट सेक्शन 117, एनी पर्सन, डिपार्टमेंट है, अदर पर्सन है, एग्रीड बाय एन ऑर्डर पास बाय द स्टेट बेंचेस ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो स्टेट बेंचेस से क्या है अफेक्ट हैं, वो कर सकते हैं अपील टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अपील करेगा एडमिट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तभी हम कर सकते हैं। और जो भी अपील टू द हाई कोर्ट है डेट आर टू बी फाइल्ड विद इन, यहाँ पे टाइम लिमिट है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, जो भी ऑर्डर जिसके लिए अपील हम कर रहे हैं दैट इज रिसीव बाय द एग्रीड पर्सन। हाउएवर द हाई कोर्ट हैज द पावर टू कंडोन द डिले ऑन द सफिशिएंट कॉज। और यहाँ पे भी केसेस टू बी हर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर बेंच, यहाँ पे कोई सिंगल मेंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 180 डेज और 2 मेंबर बेंच
एटलीस्ट, ये वाला ध्यान रखना। सेक्शन 118 है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी जजमेंट ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट क्या है, सर्टिफाइज टू बी अ फिट वन फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्ट अपील भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं फॉर एनी ऑर्डर्स विच आर पास बाय द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल। जो भी सम ड्यू टू द गवर्नमेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द प्रिंसिपल या स्टेट बेंच ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट, नॉटविथस्टैंडिंग दैट एन अपील हैज बीन प्रेफर टू, दैट शैल बी पेएबल इन अकॉर्डिंग विद द ऑर्डर सो पास्ड। तो ये तो हम लोग को पे करने ही पड़ेंगे इंस्पायर्ड ऑफ द अपील। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ केस में अपील तो फाइल करनी ही नहीं है। बोर्ड में इशू दी OID, ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन, जो कि क्या है, मॉनिटरी लिमिट्स लगा सकता है फॉर रेगुलेटिंग द फाइलिंग ऑफ अपील या फिर एप्लीकेशन बाय द CGST ऑफिसर। तो यहाँ पे CGST ऑफिसर्स के लिए लगाया जा सकता है। तो नॉन फाइलिंग ऑफ द अपील या एप्लीकेशन अगर CGST ने नहीं किया है ऑन अकाउंट ऑफ द मॉनिटरी लिमिट, कि कोई लिमिट लगा दी और वो नहीं फाइल कर पाया है, दैट शैल नॉट प्रीक्लूड सच ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग एन अपील इन एनी अदर केस इन्वॉल्विंग द सिमिलर इशूज और क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे केस में नहीं कर सकता क्योंकि सिमिलर इशू है। तो मॉनिटरी लिमिट तो दूसरे केस पे है ना, पर दूसरे केस में नहीं है तो वो कर सकता है। नो पार्टी इन एप्लीकेशन और अपील कैन कंटेंड दैट द CGST ऑफिसर हैज एग्रीड इन द डिसीजन ऑन द डिस्प्यूटेड इशू बाय नॉट फाइलिंग एन अपील और एप्लीकेशन ऑन अकाउंट ऑफ मॉनिटरी लिमिट्स। तो जो दूसरा पार्टी है वो ये नहीं कह सकता कि इसने अपील नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्री कर दिया है डिसीजन में या डिस्प्यूटेड इशू में। वो तो मॉनिटरी लिमिट्स की वजह से नहीं कर पाया है बेचारा। Appellate tribunal or court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances और नॉन फाइलिंग ऑफ द अपील बाय द CGST ऑफिसर। तो वो देखेंगे कि सर्कमस्टेंसेस क्या रहे हैं ऐसे कि ऑन अकाउंट ऑफ द मॉनिटरी लिमिट्स वगैरह पूरी वो वेरीफाई करेंगे कि अपील नहीं फाइल कर सकते हैं कि क्या है। लास्ट है कि नॉन अपीलेबल डिसीजंस एंड ऑर्डर्स। ऐसे कौन से सेक्शन 121 में है कि ऐसे नो अपील्स व्हाट सो एवर कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर। कुछ ऑर्डर है जिनके आप अगेंस्ट में अपील कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर या authority empowered to direct the transfer of proceedings from one officer to another officer। तो कमिश्नर है और अदर अथॉरिटी जो कि क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वन ऑफिस से अनदर। कोई भी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र किया उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। सेकेंड है ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स। थर्ड ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। एंड फोर्थ है ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इन सब के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपील्स एंड रिवीजन वाला चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिलूंगी चैप्टर नंबर 15 जो कि है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। और अगर आपको ये रिवीजन ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और काफ़ी ये हेल्पफुल है, रिवीजन ऑडियोज कभी भी सुन सकते हैं। तो मुझे खुद को भी पर्सनली ये चीज़ें अच्छी लगी है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिस सभी के एग्जाम्स हैं।